हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। सीटेट 2024। देखिए, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें या फिर कितना पढ़ें। क्या आप जो पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करने के लिए। तो ये वो आम क्वेश्चंस होते हैं, ये नॉर्मल जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हर कोई पूछना चाहता है, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट जो हमारा लक्ष्य है वो तो एग्जाम क्रैक करना ही है ना। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछने जायज हैं और इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें मैंने विद प्रूफ क्वेश्चंस बता रखे हैं कि कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह से आप एग्जाम को या क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, या फिर हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे जब आप फ्री सेक्शन में जाएंगे ना, फ्री मटेरियल का एक फोल्डर है, जब आप उसमें जाएंगे तो वहां पे आपको सीटेट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियोस को देखेंगे तो वहां पे आपको ये वीडियो मिलेगी। इस वीडियो को आप देखना, आपके जो भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि जो मटेरियल जो मैटर मैं आपको कराऊंगा ना, उनसे बाहर आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आप याद रखिएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, सीटेट 2024 मंडे से मैं आपके लिए एक मिनिमम फीस में, मिनिमम से मिनिमम फीस के अंदर आपके लिए एक ऑनलाइन बैच लेके आने वाला हूं। आप उस बैच को परचेज करके आराम से अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। जो समय से तैयारी स्टार्ट करते हैं ना वो ही एंड तक पहुंचते हैं। जो ये सोचते हैं हम 2 महीने में या 3 महीने में या जब सीटेट अनाउंस हो जाएगा तब हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं गलती करेंगे। वही रीजन होता है कि कभी हम 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से जो रह जाते हैं ना, वो रीजन यही है, समय से चीजों को स्टार्ट न करना। तो एकदम बेस्ट मैटर हम यहां पर लेके आने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट विद डिटेल विद पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें ईवीएस की जो क्लासेस हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। ईवीएस में आपके 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं ना, उनमें जो भी आपके ईवीएस के क्वेश्चंस आए हैं हम उनको कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 9 है। 8 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी और आपको एप्लीकेशन में भी ये क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सीरियल वाइज उन क्लासेस को देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है। फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रम से क्या होगी। देखिए, ये डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं और आपके ईवीएस के अंदर एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता ही जाता है, ठीक है, या फिर मैप से पूछा जाएगा, क्योंकि मैप में भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें भी तो पूछा जाता है ना डायरेक्शन से, कौन सी दिशा में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और इनको सोल्व करने का मैंने आपको एकदम इजी तरीका बता रखा है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाएंगे। आपने ये डायरेक्शन बना ली, ये क्या है आपकी पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, यहाँ पे क्या है आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। आप वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को करके देखिए। अगर आपसे नहीं होता है ना तो आप आगे बढ़ना और तब देखना मैं किस तरह से करवा रहा हूं चीजों को, ठीक है। तो देखिए, कोई छात्र ए पर है, हमने मान लिया यहां पे है, ये क्या है आपका ए है। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, उसको बी पे जाना है, ठीक है। अब बी पे जाने के लिए वो क्या करता है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है और ओ कहां है, ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर। अब ए यहां पे है, ए का ठीक उत्तर कौन सा हो गया, ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ में। तो ए के ठीक उत्तर में कितना 120 मीटर जाता है वो, और कहां पे पहुंच गया, ओ पर पहुंच गया।
पहुंच गए? आगे देखिए, फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। अब देखिए पश्चिम दिशा कौन सी है, यहां से अगर आप देखेंगे तो यही होगी ना पश्चिम, क्योंकि इधर पश्चिम है आपका। तो वो पश्चिम दिशा में कितना, आपका 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। कहां पे, आपके बी के ऊपर। पहुंच गए? उसके बाद बोला है ए की बी से दूरी बताइए, यानी कि ये दूरी, ए से ए की बी से दूरी बतानी है, ये वाली दूरी आपको बतानी है, तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। तो मैंने हमेशा आपको बोला है जिसके सापेक्ष पूछा जाए ना, वहां पे एक बार आप फिर से डायरेक्शन बना दीजिए। हम 8 सेट जो कर चुके हैं ना, उसमें मैं क्वेश्चंस को बता चुका हूं। मैंने हमेशा बताया है ये जो सापेक्ष वाली बात है ना, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इसको अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे। तो मैंने हमेशा बोला है जिसके सापेक्ष पूछा जाए ना, वहां पे आप एक बार फिर से डायरेक्शन बना दीजिए। तो आपने डायरेक्शन बना दी। अब क्या पूछा है, अब बी के सापेक्ष ए की दिशा बतानी है, यानी कि बी के सापेक्ष बी से देखना है आपको। अब यहां पे आपने डायरेक्शन बना दी, तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, क्योंकि बी के सापेक्ष ए की दिशा बतानी है, तो ये कौन सी होगी भाई, सीधा और सिंपल सा ये पूर्व होगा, इधर ये पश्चिम होगा, इधर उत्तर, और इधर ये दक्षिण। तो कौन सी दिशा हो गई आपकी, ये दक्षिण पूर्व। देखिए कहां पे है आपका, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, दो बचे, एक तो ये और एक ये। अब यहां पे दूरी और पूछिए, ए की बी से दूरी, तो कैसे निकालेंगे भाई, एक तो आपका हीरोज का जो फॉर्मूला, हीरोज का फॉर्मूला नहीं, एक तो आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसका फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 50 है, दोनों का स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और फिर अंडर रूट कीजिए, यहाँ पे निकल आएगा आपका आंसर। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपने ट्रिपलेट के बारे में सुना है ना, ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट के तरीके से अगर हम करते हैं ना, तो चीजें ईजी हैं। अब देखिए ट्रिपलेट का मतलब हो गया 3, 4 और 5। अब ये ट्रिपलेट है और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ना, उनमें ही बनते हैं। अब मैं 3 का स्क्वायर करता हूं 9, 4 का स्क्वायर करता हूं 16, और इसका जब मैं अनरूट करूंगा क्या आएगा, आपके पास 5 ही आएगा ना, आ गया ना 5। तो इनको ट्रिपलेट बोलते हैं और ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही होते हैं, जिसके अंदर किन्हीं दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा जो होती है ना, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। किन्हीं दो भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, या स्क्वायर के बराबर होता है, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तो आपका 3, 4, 5, इसी तरह होता है आपका 5, 12 और 13। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो यहां पे 5 है, यहां पे भी 5 है, लेकिन एक जीरो लगा हुआ है। ठीक है, आपने एक जीरो लगा दिया। यहां पे 12 है, यहां पे भी 12 है, लेकिन साथ में एक जीरो और है, आपने लगा दिया। तो तीसरा यहां पे क्या आ जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। लेकिन 13 के बाद हमें क्या लगाना है, एक जीरो और लगानी पड़ेगी, क्योंकि सभी में एक जीरो लगी हुई है। तो आपका आंसर क्या होगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व, यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक है, हम एक एक चीज को बहुत ही डिटेल से और एकदम जो देसी लैंग्वेज है ना, एकदम आराम से बारीकी से समझेंगे। कोर्स के अंदर आप याद रखिएगा, इससे बाहर आपको चीजें नहीं मिलेंगी। कंसेप्ट जिसका मैथमेटिक्स 0 है ना, 0 से एडवांस पे लेके जाएंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए क्या होगी। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता ही जाता है, और ये हमेशा एक ही फॉर्मूले से आया है। फॉर्मूला क्या है आपकी, दूरी। दूरी क्या होती है आपकी, चाल गुणा समय, यानी कि डिस्टेंस। आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, यही होती है ना। हमें निकालना क्या है, आपकी स्पीड, औसत चाल पूछी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 2268, और हमें अवर टाइम कितना गिवन है, 42 घंटे। आपको सिर्फ और सिर्फ कट करना है, और हमें किस में आएगा ये कट करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आएगा, लेकिन निकालना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। और मैंने हमेशा बताया है, जब आप कम के अंदर जाते हैं ना, तो 5 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और 18 से आप डिवाइड, यानी 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको कट कीजिए, अगर आप कट करते हैं तब आप आंसर निकालिए क्या होगा। अगर मैं आपको कट करके दिखाता हूं, 9 से काटिए आप, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, उसके बाद कितने बचे, 4 बचे, 9 पंजे 45, और फिर एक बचा, और 9 दूनी 18। अब 2 से कर दीजिए आप, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर एक 2 छिकी 12। अब 6 2 8 1 9, और ये 4 2 6 3 से चला जाएगा, कर दीजिए 3 से, क्या आप 6 से कर दीजिए डायरेक्ट, 6 7 42, 6 दूनी 12, और 6 एकम 6, 7 एकम 7, और 7 तिया 21, और 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको एग्जैक्ट ना काटना भी बता रहा हूं कि इस तरह से हम कट करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं, लेकिन उसमें फिर कोई फायदा नहीं है।
हम एक एक चीज को एकदम डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, 15 मीटर पर सेकंड। और जिनको आता है क्वेश्चन, आप हमेशा वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप आगे फिर वीडियो को चला के आंसर को देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। स्लोथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बार आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो देखिए आप, स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं है, याद रखना आप। तो स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। गलत है भाई, वो सोते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 17 घंटे, 22 घंटे नहीं सोते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्लोथ चिंपैंजी यानी कि वन मानुस जैसे दिखते हैं, यहीं पे गलत हो गया। वो आपके भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं है, तो चिंपैंजी तो गलत हो गया। यहाँ पे ये ठीक है लेकिन ये गलत दे दिया, तो ये भी नहीं होगा आपका। आगे देखिए, स्लोथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे सोते हैं, ये भी गलत हो गया। 22 की वजह से भी गलत है और आपका चिंपैंजी की वजह से भी गलत है। अब आगे है आपका आंसर नंबर डी, स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं, आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्लोथ के बारे में, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू होते नहीं है, याद रखिएगा। भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं है। ये दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटककर मस्ती से सोते रहते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। पत्ते खत्म हो जाने पर ये किसी दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्षों के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर जा घूमते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही पूछे जा चुके हैं। एज भी पूछी जा चुकी है और आपके जो पेड़ों की संख्या है ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो लगभग 40 वर्षों के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीजें स्लोथ के बारे में याद रखनी है और थ्योरी क्लासेस के अंदर एकदम डिटेल से हम इन चीजों को कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी एक कपड़े के टुकड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह विधि क्या कहलाती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है सीटेट के अंदर। तो देखिए ऑप्शंस को आप, निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, उसके बाद है आपका चालन, एक है आपका अवसादन यानी कि सेंडिमेंटेशन, और एक है आपका निस्तारण यानी कि सेल्वेज। अब देखिए आप पहले निस्तारण को समझिए। निस्तारण का मतलब ये है, आपके पास ये है एक ग्लास और इस ग्लास के अंदर आप ये मानिए पानी का भरा हुआ है और आपने कोई बुरादा है ना जो पानी के अंदर नहीं डूबता है, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया, बुरादा हो गया, वो आपने इसके ऊपर डाल दिया। तो आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर ही तैरता रहेगा। और आपको क्या चाहिए, साफ पानी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दूसरा एक गिलास लेंगे खाली और इस पानी को इस गिलास के अंदर उड़ेलेंगे। तो क्या होगा ना, जो ऊपर ऊपर का पानी था ना, ऊपर ऊपर का जो ये बुरादा था या जो खराब मटेरियल था, ये क्या होगा, ये अपने आप धीरे धीरे निकल के चला जाएगा और यहाँ पे नीचे सिर्फ और सिर्फ साफ पानी बच जाएगा। उसको बोला जाता है निस्तारण, यानी तार देना, उतार देना। जो गंदगी है ना जो ऊपर तैर रही है, उस गंदगी को अलग कर देना, उतार देना, उसको बोला जाता है निस्तारण। याद रखिए। एक आपका सेंडिमेंटेशन, सेंडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है ना, जो आपके ये पानी है, मान लीजिए इस पानी के अंदर जो भी अशुद्धियां होंगी ना, जो भारी अशुद्धि होगी, वो आपकी यहाँ पे गिलास के अंदर नीचे अपने आप बैठ जाएगी। तो इसमें आता है आपका सेंडिमेंटेशन। ऊपर आपका साफ जो पानी होगा ना वो इकट्ठा हो जाएगा और जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो आपके नीचे जमा हो जाएंगी। ये आपका सेंडिमेंटेशन है, ठीक है। एक आपका चालन होता है, एक होता है आपका निस्यंदन, ये फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेशन है ना, यही आपका आंसर है। अब फिल्टर का मतलब आप समझ गए होंगे भाई, सीधा और सिंपल सा है। ये गिलास है, आपने इसके ऊपर क्या लगाया, कोई कपड़ा लगा दिया, भाई चुन्नी लगा दी, कुछ भी लगा लीजिए आप। आपने एक कपड़ा लगा दिया ऊपर से, कोई जाली लगा दी ऊपर से, और तब आप यहां से कुछ भी डाल रहे हैं। तो जो अशुद्धियां होंगी वो इस जाली में या इस कपड़े के टुकड़े में रह जाएंगी और नीचे क्या आएगा, आपका जो साफ मटेरियल है, चाहे वो पानी हो या कुछ भी हो, वो आपका इकट्ठा हो जाएगा। इसको बोला जाता है फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जब किसी एक कपड़े के टुकड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। तो पृथक्करण की यह विधि क्या कहलाएगी, आपकी फिल्ट्रेशन कहलाएगी, आपकी निस्यंदन कहलाएगी। फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया फिल्टर करना। क्या करना, फिल्टर करना। आप याद रखिएगा, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल से थ्योरी क्लासेस के अंदर समझाऊंगा, ठीक है, और विद डायग्राम समझेंगे हम, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है।
तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? देखिए मानचित्र गिवन है, तो मानचित्र के अंदर गिवन है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 110 मीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है 110 मीटर। भाई मानचित्र है, मानचित्र पे आप छोटी चीजें दिखाएंगे ना, तो इसलिए आपने जो नापने का यंत्र है ना वो भी छोटा लिया है, ताकि चीजों को आप छोटी मात्रा के अंदर दिखा सके। भाई जमीन पे तो डिस्टेंस सीधी सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा हो जाएगी। पूरा जो इंडिया का मैप है वो आपको एक कागज पे दिख जाता है ना, तो छोटी चीजें हैं वहां पे। लेकिन जब आप जमीन पे, जब आप एक्चुअल में देखेंगे तो डिस्टेंस काफी है, तो इसलिए बताया गया है 1 सेंटीमीटर जमीन की जो वैल्यू है ना वो 110 मीटर है, और हमें निकालना क्या है? 10.7 सेंटीमीटर की वैल्यू। क्यों? क्योंकि इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की जो दूरी है वो 10.7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें जमीन पर इनकी एक्चुअल दूरी बतानी है कि इनके बीच में कम से कम कितनी दूरी होगी। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है? 110 मीटर। निकाल दीजिए आप, कितनी की? 10.7 सेंटीमीटर की। तो 10.7 इंटू में 110, क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको भूल जाइए पहले स्टार्टिंग में, ठीक है? तो 11 को कर दिए आप, 11 7 77, 7 11 0 0, 7 आपका एज इट इज, और 11 एकम 11, एक जीरो और लगाई थी आपने, जीरो लगा दी। तो ये किस में आ गया? आपका मीटर के अंदर। लेकिन हमें निकालना किस में है? किलोमीटर में। और देखिए यहाँ पे एक आपका क्या था? दशमलव भी था, तो दशमलव की वजह से ये जीरो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। और अब हमें किस में करना है? किलोमीटर के अंदर। 1000 से क्या करेंगे आप? डिवाइड कर देंगे। पर मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे ना। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके 3 के बाद क्या लग जाएगा? फिर से आपका दशमलव लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 1.177 किलोमीटर। देखिए कहां पे है? आंसर नंबर बी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है? देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं मैप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, और ये सारे आपके ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनसे बाहर चीजें आपको नहीं मिलेंगी। हम बेस्ट तैयारी करने वाले हैं, याद रखिएगा आप। तो देखिए यहाँ पे आप, ये क्या है? आपका राजस्थान है। यहाँ पे क्या है? ये गुजरात है, मैंने इसको जी से लिख दिया। ये क्या है? मध्य प्रदेश, मैंने एमपी लिख दिया। ये क्या है? यहाँ पे महाराष्ट्र। ये क्या है? कर्नाटक। यहाँ पे ये क्या है? आपका गोवा, जी से लिख दिया। ये केरल है। यहाँ पे ये क्या है? आपका तमिलनाडु। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ये क्या है? छत्तीसगढ़। ये क्या है? उड़ीसा। इसमें से ये पुराना मैप है, यहाँ पे तेलंगाना और आएगा अलग से, ठीक है, जो अलग हो चुका है। ये उड़ीसा हो गया। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो हमसे पूछा है बंगाल की खाड़ी पर। अगर आप अब अच्छे से देखते हैं तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि जो ये वाला एरिया है ना, ये आता है आपका अरब सागर के अंदर, और जो ये है इधर, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो हमसे यही पूछा है बंगाल की खाड़ी के किनारे पर कौन से हैं। तो देखिए आप, अब आप ऑप्शंस को देखिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, और बंगाल की खाड़ी पूछा है आपसे। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र कहाँ है? यहाँ पे है महाराष्ट्र, यानी कि अरब सागर की तरफ, तो इसलिए गलत हो गया। उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु। अब उड़ीसा भी ठीक है और तमिलनाडु भी ठीक है आपका, ठीक है, लेकिन केरल देखिए कहाँ पे है? अरब सागर की तरफ है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। आगे देखिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, हाँ ये ठीक है। उड़ीसा आपका यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश ये रहा और तमिलनाडु ये रहा, तो आंध्र प्रदेश सारे मिल गए ना, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये ठीक था, ये दोनों गलत थे, तो इसकी वजह से ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अब मैं मैप वगैरह सब आपको मैं खुद से याद करवाऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ आराम से कोर्स के अंदर क्लासेस को देखना है और रेगुलर देखना है, बस इतना करना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? देखिए एकदम सीधा और सिंपल सा आंसर है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 8850 मीटर, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं आपको 2 से 3 चीजें और बताऊंगा। अगर आपसे पूछी जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी। और एक आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और एक आपकी पूछी जाए कि भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, याद रखिएगा। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए, हिमालय की तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी माउंट एवरेस्ट, जो हम पढ़ रहे हैं अभी जस्ट अभी, कहां पे है? आपके नेपाल में है। चलो ये आंसर तो आपका हो गया हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए ना भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे केटू। क्या बोलेंगे? केटू, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये आपकी हिमालय के अंदर नहीं आती है, ये आपकी ट्रांस हिमालय में आती है। किसमें? ट्रांस हिमालय में। अब ये ट्रांस हिमालय क्या होता है? हिमालय आपका ये है, आपका ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे आपका हिमालय पड़ता है,
तो हिमालय के बाद में जब आप जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को क्रॉस करेंगे तो आगे की तरफ जो भी एरिया है वो आपका ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। ये चीजें मैं थ्योरी में बताऊंगा आपको। तो वहां पे पड़ती है आपकी केटू, तो इसलिए हिमालय का पार्ट नहीं है। इसलिए भारत की तो सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन अगर आपसे पूछी जाए भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे कंचनजंगा। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी 8850 मीटर। हम थ्योरी में डिटेल से चीजों को समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? देखिए कितनी बार मैं बता चुका हूं, और मैंने बोला है क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे आपके। याद रखिएगा, मैं एक सिंगल क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने दूंगा। इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे हम एग्जाम तक। अगर आप अभी से चीजों को मेरे साथ स्टार्ट करते हैं तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। और सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, मैं जब मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा ना, इतने बेस से पढ़ाऊंगा कि आगे जब आप टीचिंग एग्जाम्स भी देंगे ना, उसमें भी आप अलग से ही कॉन्फिडेंस रखेंगे। देख लेना आप इस चीज को, ठीक है। तो देखिए अब आप, सरसों के तेल में बनी मछली, गोवा, केरल, कश्मीर या फिर मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, कि कश्मीर के अंदर आपके सरसों के तेल में बनी मछली को या पकी मछली को खाना पसंद करते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। लिचेन कहती है कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी मेरी माँ सांप खाने की इच्छा होती है मेरी माँ को, तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। और लिंग हु फेन क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। सांप की एक डिश है, और कहां पे? आपकी हांगकांग के अंदर खाई जाती है। कहां पे खाई जाती है? हांगकांग के अंदर खाई जाती है। और सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध पूछा जाए तो आप कश्मीर से जाएंगे, और करेक्टर कौन है? आपका जूनी। नारियल के तेल में बनी मछली पूछी जाए तो आप जाएंगे गोवा के अंदर। लेकिन नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ कप्पा या टेपियोका आपसे पूछा जाता है तो आप जाएंगे केरल में। और आपका करेक्टर कौन है? आपका टॉमस। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से पोतकर सुंदर किया जाता है। तो घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किस राज्य की बात हो रही है। तो देखिए ये चीजें मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। गर्मी की बात हो रही है, कटीली झाड़ियों की बात हो रही है, इतना ही काफी है समझने के लिए। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? आंसर नंबर सी, राजस्थान के अंदर। याद रखिएगा आप, ठीक है। असम है, यहाँ पे खंभों के घर थे, पहले जिक्र कर चुके हैं हम। लद्दाख है, पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर थे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा थ्योरी क्लासेस में डिटेल से। एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। हमारे बहुत बारिश होती है, हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। कहाँ की बात हो रही है? असम के घर की। मैंने जस्ट अभी आपको बताया। करेक्टर कौन है? आपका भूपेन। हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तो यह एक पहाड़ी इलाका है। तो कहाँ की बात होगी? आपके मनाली हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल यानी 200 केजी से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। मैं अब तक जो 8 हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, 8 जो चैप्टर किए हैं, पीवाईक्यू क्लासेस की हैं, उनके अंदर हाथी वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। तो अब तक मुझे लगता है आपको याद भी हो गया होगा। अगर आप रेगुलर क्लासेस को देख रहे हैं तो वहां पे क्या है, आपका 200 केजी नहीं खाता, 100 केजी खाता है। तो उस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। मैं अभी आपको फिर से थ्योरी दिखाऊंगा। जितनी बार जो क्वेश्चन आएगा ना, उतनी बार मैं उस थ्योरी को दिखाऊंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं खुद से रिवाइज करवा सकूं। जब आपका एग्जाम आएगा ना, मैं 5 नहीं 10 नहीं 15 बार हमारी थ्योरी रिवाइज हो चुकी होगी। याद रखिएगा आप, आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। गलत है भाई, हाथी वो ज्यादा आराम नहीं करते, याद रखिएगा। यहां तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 केजी होता है। ये सही है आपका आंसर नंबर जो सी है, ये आपका सही है। आगे देखिए। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। ये भी आपका गलत है। 9 से 10 घंटे नहीं, 2 से 3 या मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को। राइट आंसर आपको पता चल गया, आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, ठीक है। आगे चलिए। हाथी
देखिए आप, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते खा लेता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। मैंने बताया ना 2 से 3 या 3 से 4, तो मैक्सिमम आपका 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की क्या होती है? नेता होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। याद रखिएगा, हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये चीजें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बेस्ट तरीके से हम चीजों को करेंगे, याद रखिएगा आप। आगे देखिए, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे का साथ देते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो देखिए ये आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। हम परसों से जो थ्योरी क्लासेस हैं कोर्स के अंदर हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम बेस्ट तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। ये जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस हैं ना, जो क्लासेस हैं, ये भी आपको कोर्स में अलग से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इनकी जो पीडीएफ है, जो पीपीटी है इन पीवाईक्यू क्लासेस की, ये भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि आप इनका प्रिंट निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। तो आपके लिए हर वो चीज़ होगी जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपको करनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं अपने आप कर दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोर्स को परचेज करके आप आराम से वीडियो देखते रहना। परसों हम कोर्स को लॉन्च करेंगे, आपका मिनिमम प्राइस में होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।